नमस्कार दोस्तों, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर कोई सीएम सीधे ईडी से टकराने का जोखिम मोल ले सकता है तो वह ममता बनर्जी हैं और आज उन्होंने वही किया। ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की मोर्चेबंदी की शुरुआत कल कोलकाता में ईडी के छापों के विरोध से हुई थी और आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बिना किसी पूर्व जानकारी के टीएमसी के सांसद सीधे गृह मंत्रालय के बाहर पहुंचे। नॉर्थ ब्लॉक के बाहर सबके हाथों में मोदी और शाह के खिलाफ पोस्टर थे। सांसदों ने मोदी और शाह पर ईडी का बेजा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। ईडी के दुरुपयोग को लेकर लगातार नारे लगाए। नतीजा यह हुआ कि आनन फानन में पुलिस पहुंची और इन सांसदों को खींचकर घसीटकर जोर जबरदस्ती के साथ कर्तव्य भवन के गेट से हटा दिया, फिर गाड़ी में लाद कर कहीं ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक इन सांसदों को डिटेन किया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, साकेत गोखले, शर्मिला सरकार, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। निशाने पर ईडी, मोदी और शाह। सुबह सुबह जब टीएमसी के सांसद अचानक गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर पहुंचे तब सुरक्षा बलों की तैनाती वहां थोड़ी कम थी, ठंड का मौसम। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन की खबर, नारेबाजी की खबर, सांसदों के जुटने की खबर आला अधिकारियों को मिली, मिनटों में दर्जनों पुलिस वाले वहां पहुंचे। मामला गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन का था, मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी का था, तो पुलिस की मुस्तैदी तो होनी ही। ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या कर रहे हो आप। अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? बहुत चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You are seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You are seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop! What will you say? What will you say? ये मत करो। अभी क्या शर्म करो? ये तो जहद कर रही है। सांसदों को उठाने के चुनाव के वक्त टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद ममता बनर्जी ने कल ही दो टूक लहजे में कह दिया था कि वो ईडी से डरने वाली नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी के छापे वाली जगह पर पहुंचकर अपना विरोध जताया था, वहां से फाइलें लेकर निकल गई थी और सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था, उससे साफ हो गया था कि बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली में ममता बनर्जी लड़ने वाली हैं। न सिर्फ मोदी और शाह की सत्ता से भिड़ने वाली हैं, बल्कि ईडी से लेकर चुनाव आयोग तक से टकराने के तरीके अख्तियार करने वाली हैं। और यह ममता बनर्जी की शैली है जिसमें आक्रामकता है और सीधे सीधे टकराने वाला तेवर है। इसकी बानगी कल ममता बनर्जी ने कोलकाता से दी थी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उनके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी के छापों के दौरान अपने लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी का पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं थी। ममता के साथ राज्य के डीजीपी थे और अफसरों का पूरा अमला और काफिला था। छापे की सूचना मिलते ही ममता अपने अधिकारियों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंची थी। 20-25 मिनट तक वहां रही,
फिर एक फाइल फोल्डर लेकर निकल गई, जो तस्वीरें आपने कल देर शाम देखी होगी, लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और इसके बाद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के दफ्तर गई थी, वहां से करीब 3 घंटे बाद निकली। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रही है, जिसमें उम्मीदवारों की जानकारी है। उन्होंने कहा, मैंने वो फोल्डर वापस ले लिया। छापे के दौरान ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव से पहले एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। और आईपैक वो कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता मुखिया प्रशांत किशोर हुआ करते थे। पिछले बंगाल चुनाव में 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी संभाली थी आईपैक के बैनर के तले, और ममता बनर्जी के लिए चुनाव की रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर ने किया था। बाद में आईपैक से दूर हुए और अभी बिहार चुनाव में मैदान में उतरे, और क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन अब आईपैक का काम प्रतीक जैन देख रहे हैं, डायरेक्टर हैं वो। कहा जा रहा है, ममता बनर्जी का आरोप है कि प्रतीक जैन चूंकि टीएमसी के आईटी सेल के भी मुखिया हैं, इसलिए उनके पास सारे कागजात हैं, उनके पास उम्मीदवारों के नाम हैं, पार्टी की रणनीति है, इसलिए ऐसे मौके पर बहाना बनाकर किसी और मसले की आड़ लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। अब सच क्या है, यह ममता बनर्जी और ईडी के बीच है। तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम देना भी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट के मुताबिक। लेकिन बात ममता बनर्जी के उस तल्ख तेवर की ऐसे वक्त में जब ईडी पर बीते 10 सालों के दौरान लगातार विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी, विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसना, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लादना, विपक्ष के नेताओं का पीछा करना, तब तक जब तक वो सत्ता पक्ष के साथ न चला जाए, ईडी पर यह आरोप लगते रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तल्ख तेवर के साथ लड़ने और सड़क पर उतरने का फैसला ऐसे वक्त पर किया है जब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रकोप से बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम रहती है। बीते 10 सालों में, जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के खिलाफ इन एजेंसियों का जमकर इस्तेमाल किया गया है। दर्जनों नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा गया है। दर्जनों नेता अभी भी केंद्रीय एजेंसियों के चक्कर में फंसे हैं। विपक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ किसी सिटिंग सीएम ने इस तरह से मोर्चा नहीं खोला जैसा ममता बनर्जी खोल सकती हैं, या जैसा ममता बनर्जी ने संकेत दिया है। कोलकाता से बंगाल से लेकर दिल्ली तक। वैसे भी 3 महीने बाद बंगाल में चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियां ऐसे ही सक्रिय होती हैं। यह भी एक पैटर्न है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है, एक पैटर्न है। बंगाल में भी जिस तरह से ईडी ने चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा, जिस तरह से आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, उससे उनकी मंशा संदिग्ध लगती है और यही ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड, ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है, इस पर हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह और मोदी क्या अब सड़क पर दिखने वाली हैं? आज ममता बनर्जी कोलकाता में प्रदर्शन करने वाली हैं। जब मैं वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक हो सकता है उनका प्रदर्शन हो चुका होगा। और ममता बनर्जी का लड़ाकू तेवर, आक्रामक तेवर बाकी नेताओं से उन्हें अलग करता है, क्योंकि वो सड़क पर उसी मजबूती से लड़ती हैं जैसे सियासत में विधानसभा के भीतर या सत्ता के केंद्र में रहकर जो भी उनका तरीका है। चाहे वो किसी गवर्नर के खिलाफ मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करके तेवर दिखाना हो, चाहे अब ईडी के मामले। ईडी का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, संक्षिप्त उस पर बात करने से पहले जो कल खबर आई, कहा गया कि आईपैक के दफ्तर पे जब छापा पड़ा, पहले दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर जो मुखिया हैं, जैसा कि मैंने बताया, और ममता बनर्जी वहां गई, रुकी। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि ये चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग गृह मंत्री
प्रधानमंत्री के निर्देश पर या प्रधानमंत्री के कहे पर कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी के दफ्तर पर रेड करें तो क्या होगा? ईडी हमारी चुनावी रणनीति और एसआईआर का डेटा और बाकी जानकारी ले गई है, ममता बनर्जी ने कहा। अब बात आती है कि मामला क्या था। ईडी का कहना है कि करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन सवाल उठता है बंगाल में चुनाव 3 महीने बाद है और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे आरोपों की बात होगी तो बीजेपी शासित राज्यों में ईडी का एक्शन आपने बीते 10-11 सालों में कभी देखा नहीं होगा। और विपक्ष शासित राज्यों में ईडी कैसे काम करती है उसकी मिसाल फिर मिल रही है। इसमें कहा गया, ईडी के हवाले से मैं देख रहा हूं जो जानकारियां हैं कि 2020 में 27 नवंबर को सीबीआई कोलकाता ने एक एफआईआर दर्ज की थी। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज हुआ। जांच में अनूप माझी के सिंडिकेट का पता चला जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज होल्ड इलाके से कोयला चोरी करके फैक्ट्रियों में खपाता था। ईडी का दावा है कि इस अवैध कारोबार में अर्जित धन एक प्रमुख हवाला ऑपरेटर ने आईपैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचाया। आईपैक वो कंपनी है, जैसा कि मैंने कहा, पहले प्रशांत किशोर इसके कर्ता धर्ता थे, डायरेक्टर थे, अब वो नहीं है, प्रतीक जैन। अब सवाल उठता है, ये मामला 2020 का है। उसके बाद ईडी कब से जांच करे इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वही प्रशांत किशोर हैं जो बिहार चुनाव में 3 साल से बिहार में हाथ आजमा रहे थे। चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से गाहे बगाहे अलग अलग मौकों पर उन्होंने बीजेपी के जो राज्य के नेतृत्व में लोग हैं उन पर भी हमले किए और खूब पैसा झोंका। कहां से उनके पास फंडिंग आई, किस उद्योगपति ने दिया, कितने उद्योगपति ने दिया, कुछ उन्होंने इसके बारे में जानकारियां दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रहे। लेकिन प्रशांत किशोर के पास ईडी कभी फटकी नहीं। ईडी के अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 3 साल से अगर प्रशांत किशोर खूब पैसा झोंक कर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर वो पैसे कहां से आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई दी या अपना पक्ष रखा, वो अलग बात है, लेकिन अब प्रशांत किशोर आईपैक से जुड़े हुए नहीं है, अभी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब आगे चुनाव के पहले जुड़ जाए तो मैं नहीं जानता। अब प्रतीक जैन जो आईटी सेल भी देखते हैं टीएमसी का, जो अब डायरेक्टर हैं, उनके यहां छापा मारना, प्रतीक जैन के दफ्तर पर छापा मारना, ममता बनर्जी का कहना है कि उनके कागज, डॉक्यूमेंट या चुनावी रणनीति की फाइलें कब्जे में करना ईडी की मंशा होगी। अब ईडी बताए इसका क्या मतलब। लेकिन जहां तक ईडी की बात है, बहुत बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, यह सरकारी रिकॉर्ड है कि ईडी कैसे काम करती है। 2 आंकड़े संक्षिप्त आपको बताता हूं कि 10 सालों में, एक वायर की रिपोर्ट है 2/12/2025 की, 10 सालों में 6000 से अधिक केस दर्ज किए ईडी ने और कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि सिर्फ 120 मामलों में हुआ, केंद्र सरकार का कहना है। और इसमें जून 2024 से इस साल अक्टूबर तक, मतलब बीते साल अक्टूबर तक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत 6312 मामले दर्ज किए और इसमें सिर्फ 120 आरोपियों को सजा दिला सकी। ये सरकारी आंकड़े हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जो जानकारी दी उसके मुताबिक अगस्त 2019 की शुरुआत से ईडी ने 93 ऐसे मामले में पीएमएलए अदालतों के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बना। और मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होता है तभी ईडी की एंट्री होती है, और ईडी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की। अब समझिए कैसे ईडी काम करता है। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जो टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 जून 2014 से लेकर 1 नवंबर 25 के बीच ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों और उनकी दोष सिद्धि की, कन्विक्शन की जानकारी मांगी थी। उसी के जवाब में यह आया। उसी में एक और जानकारी है, यह है 30 जुलाई 2025 की, कि 1 जनवरी 15 और 30 जून 2025 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 5800 मामलों में केवल 8, 5800 में केवल 8 यानी 0.1% मामलों में ही कन्विक्शन हुआ। ये टीएमसी के एक सांसद हैं साकेत गोखले, उनके जवाब में पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। अब इसी से समझिए कि ईडी और ईडी के अफसर किस तरह से काम करते हैं। क्या कन्विक्शन रेट है? 0.1%। और ईडी की कार्रवाई की तस्वीरें, कार्रवाई की जानकारियां आप देखते रहते हैं। तो अब ममता बनर्जी ने जिस तेवर के साथ रिएक्ट किया है वो इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि हल्के में ममता बनर्जी नहीं लेंगी तो क्या वो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगी, और अगर सड़क पर लड़ाई लड़ेंगी तो क्या टकराव हो सकता है केंद्र की एजेंसियों का, पश्चिम बंगाल की पुलिस का या वहां की प्रशासन का, क्योंकि ये ममता बनर्जी का रवैया रहा और पहले भी ऐसे टकराव की नौबत हुई है।
अभी जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं राजीव कुमार, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जब कार्रवाई करने पहुंची थी तो ममता बनर्जी के पूरे अमले ने एक तरह से प्रतिरोध किया था, बहुत ही उग्र और आक्रामक। तो ये तरीका ममता बनर्जी का क्या किसी टकराव की तरफ जा रहा है, और केंद्र सरकार की मंशा या केंद्रीय एजेंसियों की मंशा संदिग्ध है, इस पे कुछ बताने और कहने की जरूरत नहीं है, तमाम तरह के सबूत है। क्योंकि सवाल यह उठता है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां करप्शन के तमाम आरोप लगते रहे 1.5 दर्जन राज्यों में, 1.5 दर्जन से ज्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दें, तो कभी आपने सुना कि बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री या शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं, सत्ताधीश हैं, उन्होंने करप्शन से अकूत दौलत कमाया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के दफ्तरों की इमारतें देखिए, बीजेपी के खर्चे देखिए, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करके उम्मीदवार लड़ता है बीजेपी का। बड़े बड़े नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो तय रकम है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा विधानसभा में, उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना खर्च करते हैं ये लोग। लेकिन कभी आपने सुना है कि ईडी या केंद्रीय एजेंसियों ने बीजेपी के किसी बड़े नेता के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई की, एक्शन लिया? तो करप्शन अगर है तो क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में है? विपक्ष के नेता जो अब सत्ता से बाहर हैं, 10 साल से पुरानी फाइलें उनकी खंगाल रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम जैसे लोग पूछते रहते हैं। अब ममता बनर्जी का तेवर, ये तल्खी किस तरह के टकराव के संकेत दे रही है, इस पर हमारी नजर होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल में सिर्फ 3 महीने बाद अप्रैल में चुनाव होना है, और चुनाव के पहले तनातनी की बहुत सी तस्वीरें, खबरें शायद आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल नमस्कार।